नमस्कार, मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा कैथल में कार्यरत हूँ। आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तिका भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत आने वाले अध्याय संख्या नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार व्याप्त हैं। ये अध्याय आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से देखें और जानने का प्रयास करें। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे अधिकारों का महत्व, अधिकारों का घोषणा पत्र और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का नाम है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो इन तीनों ही बिंदुओं पर मुख्य तौर पर हम जो है इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। भारतीय संविधान में अधिकार, जो कि हमारे अध्याय का नाम है। बच्चों, आप जब भी किसी विषय को पढ़ते हैं तो आप उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब आप इस लाइन में या इस चैप्टर के नाम में दो शब्द आए, एक संविधान और दूसरा है अधिकार। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। संविधान, संविधान क्या है? संविधान नियमों और कानूनों का वह समूह है जो शासन शक्ति लागू करने के उद्देश्यों को प्राप्त करता है और जो शासन के उन विभिन्न अंगों की रचना करता है जिनके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। अर्थात संविधान क्या है? अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो संविधान से हमारा अभिप्राय उन नियमों और कानूनों के संग्रह से है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलता है। दूसरा शब्द था आपका अधिकार। अब हम अधिकार को जानने का प्रयास करते हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनमें रहकर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास कर सकता है। अर्थात अधिकार क्या है? अधिकार वो अवसर हैं, वो सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास अर्थात सर्वांगीण विकास व्यक्ति कर सकता है। यानी कि अगर हम साधारण शब्दों में अधिकार का अर्थ लें, अधिकार से क्या अभिप्राय है कि अधिकार वो अवसर हैं जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं। अधिकारों का महत्व, तो अधिकारों का बहुत अधिक महत्व होता है किसी देश के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। अर्थात अधिकार जो हैं वो किसी भी देश के अंदर समानता पर आधारित व्यवस्था को स्थापित करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है? जो व्यवस्था समानता पर आधारित हो और व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक है। अर्थात समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुआ व्यक्ति भी अपने आप को जहां सुरक्षित महसूस करता है वो किनके कारण होता है? अधिकारों के कारण। ये देश में विधि का शासन स्थापित करते हैं। विधि का शासन अथवा कानून का शासन। इसका अर्थ क्या है कि कानून सर्वोपरि है और वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कोई भी कानून के दायरे से बाहर नहीं होता है। तीसरा, ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। पूर्णता पर नियंत्रण करने से अभिप्राय क्या है कि ये सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। कोई भी कार्य सरकार अगर करेगी तो उसे संविधान के अनुसार और हमारे जो अधिकार हैं उनको ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करना होगा। अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो हमारे अधिकारों को हनन करता है तो ऐसी स्थिति में हमारा संविधान सरकार को ये कार्य करने से रोक देता है। तो इस प्रकार ये शासन की पूर्णता पर भी नियंत्रण करते हैं।
अधिकार व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हैं। गरिमा का अर्थ होता है मान सम्मान। अधिकार जो है व्यक्ति का मान सम्मान या गरिमा को बनाए रखते हैं, क्योंकि अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि शासन प्रक्रिया के अंदर या प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर उसकी भी भागीदारी है और उसका भी कुछ महत्व है, उसके मत का महत्व है। तो उसके कारण उसे लगता है कि वो भी प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग है और प्रशासनिक व्यवस्था भी उसके अनुसार चलती है। तो ये क्या करते हैं, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हैं या उसमें वृद्धि करते हैं। अधिकार अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान जो है उसके अंदर जो अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार इस बात को विशिष्ट ध्यान रखा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है या जो कमजोर वर्ग है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, कमजोर वर्ग वो वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है या समाज की मुख्य धारा में जो है वो अपने आप को स्थापित पूर्ण तरीके से नहीं कर पाया है। तो हमारे जो अधिकार हैं वो क्या करते हैं, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। बच्चों, दो शब्द हैं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय। सामाजिक समानता क्या होती है कि जब समाज के अंदर धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव ना करके सभी को समान माना जाए तो वहां सामाजिक समानता होती है। और इसी प्रकार जब धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के नाम पर भेदभाव ना किया जाए न्याय करते समय, तो ऐसी व्यवस्था सामाजिक न्याय कहलाती है। यानी कि सामाजिक न्याय क्या है कि जब न्यायाधीश न्याय करते हैं तो उसके अंतर्गत वो धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि इसके आधार पर न्याय नहीं करते, वो साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो है वो न्याय करते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है वो हमारे अधिकार बनाते हैं, क्योंकि अगर समाज में असमानता फैलती है या सामाजिक न्याय नहीं मिलता तो व्यक्ति के पास अपनी आवाज उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है या सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है वो क्या है, अधिकार। अगला टॉपिक आता है आपका अधिकारों का घोषणा पत्र, अर्थात अधिकारों की सूची। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में समावेश कर दिया जाता है। संविधान द्वारा प्रदान अधिकारों की ऐसी सूची अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाती है। यानी कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, ये हमारे संविधान के अंदर अधिकारों की सूची डाल दी गई है और इन्हीं इस सूची के अंदर कौन कौन से अधिकार हैं, ये सूची कहाँ है, ये जो है इस सूची के अंतर्गत आने वाले अधिकार जो हैं अधिकारों के घोषणा पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र या अधिकारों की सूची। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो जिस अधिकारों की जिस सूची और जिस घोषणा पत्र की हम बात कर रहे थे वो हमारे भारतीय संविधान में कहाँ मिलते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद संख्या 12 से 35 के अंदर और भाग नंबर 3 में आपके जो है वो मौलिक अधिकार मिलते हैं। बच्चों, आप विशिष्ट तौर पर ध्यान रखें कि एग्जामिनर आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। भाग संख्या नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में पाए जाते हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 के बीच। एक बात और विशेष ध्यान रखें आप
कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है वहां से प्रेरित होकर इनको रखा गया है। तो एग्जामिनर आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग संख्या नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। आप ये कहेंगे कि अनुच्छेद 12 से, जी हाँ, अनुच्छेद 12 से, और अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बताया गया है और उसके बाद क्रमानुसार हम जो है वो आगे इनका अध्ययन करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में हमारे कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहला अधिकार आपका जो आता है वो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 14 के अंदर आपका आता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है कि कानून के सामने सभी समान हैं। देश के सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। तो इसके को विस्तारित करते हुए सर आइवर जेनिंग्स लिखते हैं, समानता के अधिकार का अर्थ है कि समान स्थिति में समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और समान कानून लागू हो। दूसरे शब्दों में समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को बाकी समाज की समान स्थिति में लाने और उन्हें समान बनाने के लिए यह जरूरी है कि उनके लिए विशेष तरह के कानून बनाकर यह समानता स्थापित की जाए। तो इसके लिए उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो है वो पिछड़े वर्ग या SC ST जो हैं, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं, उनके लिए कुछ विशिष्ट एक्ट लाया गया है, SC ST एक्ट लाया गया है, जो हमें क्या करता है, जो विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। बच्चों, आप मौलिक अधिकारों को केवल इसलिए ना पढ़ें कि ये आपके एग्जाम में आएंगे। आप इन्हें केवल इसलिए ना पढ़ें कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपके सामने मौलिक अधिकारों से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। अपितु आप इन्हें इसलिए पढ़ें क्योंकि ये अधिकार जो हैं वो आपको एक योग्य नागरिक बनाते हैं। भारतीय नागरिक जो है उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आपके, जिनका पालन करके आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगला है अनुच्छेद 16, जिसके अंदर क्या कहा गया है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में या सरकारी नियुक्तियों में अवसर की समानता। सभी को समान रूप से बगैर किसी धर्म, मजहब, नस्ल, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, किसी अन्य या अन्य किसी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करके और सभी को सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर है। कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 17,
अनुच्छेद 17 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता क्या है? ये एक कुप्रथा थी हमारे समाज के अंदर, जिसके अंतर्गत छुआछूत की जाती थी, अर्थात कुछ समाज या कुछ व्यक्तियों को या वर्ग विशेष को अछूत समझा जाता था, उन्हें छुआ नहीं जाता था, और मानव होने के नाते हम सभी समान हैं। और इस कारण से जब भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ तो इस बात को विशिष्ट ध्यान रखा गया और ये जो कुप्रथा चलती आ रही थी इसे समाप्त कर दिया गया। और अगर वर्तमान समय में कोई इस प्रकार की व्यवस्था को प्रयोग में लाता है तो उसे के लिए दंड का प्रावधान भी है। भारतीय संविधान में घोषणा की गई कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में छुआछूत का प्रयोग करने की मनाही है। 1955 में अस्पृश्यता निवारण कानून बना और उसके बाद 1976 में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1976 के द्वारा छुआछूत का सहारा लेने वाले व्यक्तियों को संसद और राज्यों की विधान सभाओं की सदस्यता से भी अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और उसके लिए दंडात्मक प्रावधान भी लगाए गए हैं। तो हमें जो है वो इस प्रकार की कुप्रथा का विरोध करना चाहिए, इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18, इसके अंदर क्या किया गया है? सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। जैसे सेना के अंदर आप देखते हैं मेजर है, जनरल है, कमांडर है, ये सारी उपाधियां हैं। इसी प्रकार से शिक्षा के अंदर मास्टर है, डॉक्टर है, ये उपाधियां हैं। तो आज हमारे समाज में ये उपाधियां तो दी जाती हैं, इसके अलावा जो अंग्रेजी शासनकाल था उस दौरान जो उपाधियां दी जाती थी, जैसे राय बहादुर, जंग बहादुर, शाह बहादुर, सर, ये उपाधियां क्या करती थी? ये समाज में कहीं ना कहीं असमानता को फैलाती थी और कुछ लोगों के मन में यह भाव पैदा करती थी कि वो श्रेष्ठ हैं दूसरों से। तो भारतीय सरकार ने या भारतीय संविधान में क्या किया गया है? इन सभी उपाधियों के ऊपर रोक लगा दी गई है कि आपको जो है इस प्रकार की कोई भी उपाधि जो है वो नहीं दी जाएगी। यद्यपि जो है वो देश में श्रेष्ठ सेवा करने वाले व्यक्तियों को पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न इनसे अलंकृत किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 के अंदर जो है वो व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनके अंदर पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता है या अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस बात का व्यक्ति को ध्यान रखना होगा कि उसका भाषण किसी भी तरीके से देश विरोधी या देशद्रोही ना हो। दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से जमा हो सकते हैं और अपना कोई सभा कर सकते हैं, लेकिन ये जो सभा है वो देश विरोधी नहीं होनी चाहिए और साथ में इसमें किसी प्रकार भी हिंसक गतिविधियों को शामिल ना किया जाए। अगला है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ या संगठन जो है वो बनाने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना कोई विशिष्ट संगठन या संघ जो हो बना सकते हैं। संचरण की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत नागरिक जो है वो भारत के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकता है, उसके जो है वो कहीं पर जाने की मनाही नहीं है, लेकिन इसमें भी विशिष्ट तौर पर ध्यान रखें कि सरकार कुछ जगहों को चिन्हित कर सकती है
जहां नागरिकों का जाना निषेध है, जैसे सेना का एरिया, सेना का क्षेत्र जहां पर नागरिकों को जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा को लेकर ऐसी व्यवस्था है। फिर है निवास स्थान की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति जो है भारत के किसी भी भाग में जो हो वो निवास कर सकता है या बस सकता है, रह सकता है। वो भारत के किसी भी अंग में या कहीं भी जाके अपना निवास स्थान बना सकता है, निवास कर सकता है। वृत्ति या पेशा, व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय चुनने की या पेशा चुनने की जो है वो स्वतंत्रता है। वो कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो शिक्षक बने, चाहे वो कारपेंटर बने, कोई भी कार्य करे, उसको कोई भी वृत्ति या आजीविका के साधन कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 20 के अंदर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। इसके अंदर 2-3 बातें आती है इस अनुच्छेद के अंदर। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून को तोड़ने का दोषी मानकर दंडित नहीं किया जा सकता जो कानून अपराध करते समय लागू नहीं था। यानी कि जब व्यक्ति ने कोई अपराध किया उस समय वो कानून लागू नहीं था, कानून बाद में लागू हुआ है, तो उसे उस अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जा सकता है, एक से अधिक बार उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जो कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार बन जाता है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का दबाव डालकर जो है उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को जो है वो पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा और पुलिस के दबाव में उससे बयान लिए जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति वो बयान अगर न्यायालय में अपने बयान न्यायाधीश के सामने बदल देता है तो उसके ऊपर ये दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप जो है वो आपने थाने के अंदर ये बोला था, यहाँ आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 21 जो है हमारा वो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ क्या है बच्चों कि किसी व्यक्ति को जो है वो जीने का अधिकार है, जीने की स्वतंत्रता है, उसके जीवन को जो है वो छीना जा सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया के माध्यम से। अगर उसने कोई अपराध किया है तो शूट एंड साइट नहीं हो सकता कि वहीं उसको दंड दे दिया जाए, ऐसा हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था में नहीं है। पहले अपराधी को पकड़ा जाएगा, फिर एक निश्चित प्रक्रिया चलेगी, उसे न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद उसको जो है वो मृत्यु दंड दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को मृत्यु दंड के अंतर्गत फांसी पे लटका दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अजमल कसाब जो था, मुंबई हमले के अंदर जो है वो मुख्य अहम किरदार था उसका। सबने देखा कि उसने किस प्रकार से जो है निरपराध लोगों को मारा, लेकिन फिर भी जो है भारतीय शासन व्यवस्था जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो ये कहती है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया और उसके बाद उसे जो है फांसी की सजा मुकर्रर की गई। तो भारत के अंदर जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 21 क ये
बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी प्रारंभिक शिक्षा आती है। अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा और इसी के अंतर्गत जो है प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे शिक्षा प्राप्त हो और इसलिए सरकार जो है वो प्रत्येक जो बच्चा है उसको प्राथमिक शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराने का प्रयास करती है ताकि उसका जीवन सुगम और सुव्यवस्थित हो सके। अनुच्छेद 22 जो है वो आपका कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उसका दोष बताए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। इसी के अंतर्गत अन्य एक महत्वपूर्ण बात आती है कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो किसी भी व्यक्ति को जो है पुलिस जो है वो पकड़ के ले जाए और उसे 24 घंटे से अधिक समय के लिए अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। 24 घंटे के बाद उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें निकटवर्ती जो न्यायाधीश हैं उनके सामने पेश करना होगा। इसी प्रकार से बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार वकील करने और कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। और जो है ये अधिकार जो है व्यक्ति को इसलिए दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो मनमानी ना करे पुलिस अपना रूप दिखाकर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है, आप इसको जरूर, आप इन अधिकारों का जरूर आप याद करते चलें और नोट भी करते चलें। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। मानव दुर्व्यापार यानी कि मानव का किसी प्रकार से भी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। सीधे तौर पर ये जो है वो दास प्रथा का अंत करता है और मानव को जो है वो किसी प्रकार से बेचने के ऊपर मनाही है। बलात् श्रम या बेगार, बिना वेतन के काम कराए जाने के ऊपर प्रतिषेध या रोक लगाता है। किसी व्यक्ति को एक निर्धारित वेतन पर ही जो उससे काम कराया जा सकता है। पहले जो है बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्थाएं थी, जो कुप्रथाएं थी या व्यवस्थाएं थी, उन्हें समाप्त कर दिया गया है वो दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 जो है उसके अंतर्गत कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन पर प्रतिषेध किया गया। ये अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों या खानों में जोखिम भरे काम पर लगाने को गैर कानूनी करार देता है कि कारखानों के अंदर या खानों में कोई ऐसा जोखिम या खतरनाक कार्य जो है जिनसे बच्चों को क्षति पहुंच सकती है, इस प्रकार का कार्य उनसे नहीं कराया जा सकता। अगर कोई नियोक्ता ऐसा कोई कार्य करता है तो सरकार उसके लिए दंडात्मक प्रावधान करती है और इस अधिकार के अनुसार बच्चों का जो बचपन है वो बचता है और वो जो है इस अधिकार के अनुसार अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मजहब या धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है और उसको जो है अपना धर्म का वहन करने या प्रचार प्रसार करने, पूजा अर्चना करने से किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 26 जो है वो आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अर्थात कोई भी धार्मिक संस्थान कोई अपनी चल और अचल संपत्ति जो है वो रख सकता है और देश के कानून के अंतर्गत उनका प्रबंधन भी कर सकता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान के लिए एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकती है। अर्थात राज्य जो है, जो करों का प्रयोग है, जो राज्य की जो निधि है, उसका प्रयोग किसी धर्म विशेष के रख रखाव या उसके प्रचार के लिए नहीं कर सकता। वो सभी को समान रूप से जो है वो मानता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये है कि राज्य जो है किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करेगा। राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं के अंदर किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों की जो है शिक्षा वो समान रूप से दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो जिन धर्मों की संख्या अल्पसंख्यक है, जो जिनकी कम है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार जो है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। और इस अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सरकारी या सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में जाति, वंश, भाषा आदि के नाम पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। उन्हें जो है उनकी जाति के आधार पर ये नहीं कि अमुक जाति का व्यक्ति है तो इसे इस संस्थान में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था के ऊपर रोक लगाता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 जो है वो ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है और इस अधिकार के अनुसार उन्हें ये छूट है कि वो अपनी शिक्षा संस्थाओं को स्थापित कर सके। राज्य जो है अनुदान या सहायता देते समय ये ध्यान नहीं रखेगा कि अमुक जो स्कूल जो है वो या शिक्षण संस्थान जो है वो किस भाषा से संबंधित है। राज्य जो है वो सभी को समान लेकर चलेगा। ऐसी व्यवस्था इस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में की गई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि ये शेष अधिकारों की रक्षा करता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उससे उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो न्यायालय के माध्यम से इन 5 याचिकाओं का प्रयोग करके वो जो है अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है। तो इनमें पहली याचिका जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। अगर न्यायालय को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है कि किसी व्यक्ति को जो निरपराध है उसे गैर कानूनी तरीके से कस्टडी में रखा गया है, तो ऐसी और न्यायालय को ये लगता है कि व्यक्ति की बात उचित है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वो रिट जारी करता है कि आदेश देता है कि बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए और इस प्रकार से व्यक्ति को जो है वो प्रत्यक्ष किया जाता है और उसके अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? न्यायालय आदेश देता है। किसको आदेश देता है? ये किसी कोई निगम है या कोई व्यक्ति है या कोई संस्थान है,
अगर वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर वो गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वो व्यक्ति को या उस संस्था को अपना कर्तव्य पालन करने का आदेश दे सकता है। प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना या निषेध करना। अगर कोई अधिकारी या संस्थान कोई ऐसा काम करता है जिसके उसे अधिकार नहीं है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में वो कार्य नहीं है, अगर वो ऐसा कार्य करता है और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो न्यायालय में प्रतिषेध याचिका दायर कर सकता है। और अगर न्यायालय मामले की सुनवाई करके इस नतीजे पर पहुंचे कि संबंधित अधिकारी या संस्थान अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है इस काम को रोकने के ऊपर रोक लगा सकता है। उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेषण लेख जो है वो इसका अर्थ होता है पूरी तरह से सूचित करें। ये जो याचिका है, इस याचिका के अंतर्गत कई बार न्यायालय जो है वो ये मानता है कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, अगर न्यायालय ये मानता है कि अधीनस्थ न्यायालय ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा या ये जो अधीनस्थ न्यायालय के ये विषय अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अधीनस्थ न्यायालय से वो मुकदमा अपने पास मंगवाकर उच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर सकता है या फिर उस मुकदमे को किसी अन्य न्यायालय में भी भेज सकता है। अगला है अधिकार परीक्षा, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है किस अधिकार से। अगर एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या कोई ऐसा पद प्राप्त कर लेता है जिसके वो काबिल नहीं है, जिसकी योग्यता उसको नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाता है और न्यायालय इस बात की जांच करके उस व्यक्ति से ये पूछ सकता है कि किस अधिकार से आपने जो है ये आदेश दिया है। और अगर न्यायालय को लगता है कि इसने गलत तरीके से इस पद को ग्रहण किया है तो उसे पद मुक्त भी कर सकता है। तो ये था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना महत्वपूर्ण अधिकार है बच्चों कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा तक कह डाला है, क्योंकि ये अधिकार जो है अन्य सभी अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अब आपके मूल्यांकन का समय है कि आपने क्या सीखा है। अधिकार क्या हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, अधिकारों का महत्व क्या है और भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आज हमने इन सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तार से जो है वो चर्चा की है। अब आप जो है अपनी पाठ्य पुस्तिका की सहायता लेकर और अपने स्वयं के नोट्स बनाएंगे और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे। आशा है बच्चों आपको आज का अध्याय समझ आया होगा। धन्यवाद।